हाथरस मामले में थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेगा पीड़ित परिवार। आज हाई कोर्ट में होगी केस पर सुनवाई। परिवार के 5 सदस्य होंगे कोर्ट में पेश। बीजेपी सरकार पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, करौली पर तुरंत की कार्रवाई, अब गोंडा में एक्शन ले यूपी सरकार। जीएसटी मामले में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। कहा, राज्यों को देने के लिए जीएसटी का पैसा नहीं, लेकिन प्लेन खरीद रहे पीएम। चीन के साथ आज बॉर्डर पर 7वें दौर की बातचीत। दोनों ओर से विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। और बंगाल की खाड़ी में हलचल से तूफान का बड़ा खतरा। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंबई में बिजली का ग्रिड फेल हो चुका है। ग्रिड फेल होने के चलते मुंबई में बिजली गुल हो चुकी है। बीईएसटी ने ग्रिड फेल होने की बात कही है। मुंबई ठाणे के कुछ इलाकों में बिजली नहीं है। ठाणे के एक बड़े हिस्से में बिजली गुल हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुंबई में ग्रिड फेल होने के चलते कई इलाकों की बिजली ठप हो चुकी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। और इसी के चलते वहां की जो ट्रेनें हैं वो सेवा भी ठप हो चुकी है। कई लोग ट्रेनों में भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि बीईएसटी ने ग्रिड फेल होने की बात कही थी, जिसके बाद से पूरी मुंबई ठाणे के कुछ इलाकों में बिजली नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में बिजली ठप हो चुकी है पूरी तरीके से। आपको मुंबई में ग्रिड फेल हो चुका है, जिसकी वजह से परेशानी हुई है। बीईएसटी ने इसकी जानकारी दी है। मुंबई के लगभग पूरे इलाके में बिजली नहीं है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर सेंट्रल मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रेन सेवा पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जो स्थानीय ट्रेनें हैं वो ठप हो चुकी हैं। जो यात्री हैं वो काफी परेशान हैं। और जिस तरीके से ट्रेन सेवा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि बिजली ठप हो चुकी है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में सबसे बड़ी ये खबर है कि कई इलाकों की बिजली पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जी पूजा, देखिए मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ कल कारखाने, तमाम फैक्ट्रियां हैं। और सबसे आम बात, मुंबई की लोकल जो बिजली से चलती है वो कहीं पे प्रभावित हो रही है। और मुंबई में इस तरह का जो नजारा है, मतलब बिजली का जाना अमूमन पूरे साल में कभी कभी ऐसा होता है तो पूरे इलाके के, पूरे मुंबई की बिजली ऐसी चली जाए। मुंबई में नहीं, मुंबई, ठाणे, पालघर, कई तमाम इलाके की बिजली पूरी तरह से करीब 45 मिनट हो चुके हैं जो बिजली गायब है। ऐसे में तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही है। वहीं जिस तरह से मुंबई में तमाम बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होती हैं, लोग लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से बिजली चली गई है, काफी लोग फंसे हुए हैं। काफी लोग जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ट्रेनों में भी लोग वक्त फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं सामने, तो यहाँ पे अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है। इसलिए अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है। 1 घंटा तो हो गया फिलहाल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक राजेश शिंदे है। मैं जॉब के लिए जा रहा था लोअर परल चर्चगेट से। तो यहाँ पे अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है। इसलिए अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है। 1 घंटा तो हो गया फिलहाल।
सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लोग काफी परेशान हैं, लोगों को अपनी जॉब पर भी जाना है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कई अन्य काम से जाना है, पूरी तरीके से जिस तरीके से बिजली ठप हुई है, ट्रेन सेवा भी वहां से प्रभावित हुई है। देखिए पूजा, मुंबई में जो जरूरतमंद व्यवसाय है, दुकानें हैं, फिल्म की शूटिंग होती है या फिर लोकल है, ये तमाम लोग जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यहाँ जाते हैं और काम करते हैं। ऐसे में जिस तरह से बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, ऐसे में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है, चाहे आने जाने की दिक्कत हो या फिर मोबाइल सेवा की बात करो, मोबाइल सेवा भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे नेटवर्क जो है बिजली से ही चलाया जाता था, वो भी बंद है। तो ऐसे में तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी सत्यप्रकाश, तो दोबारा से बिजली की बहाली के लिए क्या काम चल रहा है अभी? देखिए, जिस तरह से ट्वीट किया गया है, ट्वीट के जरिए बताया गया कि इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तय समय नहीं बताया गया कि कब तक काम हो पाएगा या बिजली पूरी तरह से जो है सप्लाई कर दी जाएगी, लेकिन इस पे काम किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी है। जी जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश, अचानक से ये ग्रिड फेल होने का क्या कारण रहा है? देखिए पूजा, ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि इस तरह की जानकारी जो है विभाग नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से मुंबई में इस तरह की लाइट गई है कि पूरे मुंबई में इस तरह से लाइट जाती नहीं, बिजली पावर सप्लाई जाती नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक साथ पूरे मुंबई में बिजली सप्लाई चली गई है। इस वजह से तमाम लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को आश्चर्य की बात है कि इस तरह से बिजली चले जाना और किसी तरह का पूर्वानुमान, पूर्व संदेश, जानकारी नहीं थी लोगों को कि इस तरह से बिजली जाने वाले। हालांकि अमूमन क्या होता है कि जब इलाके की बिजली जाती थी, उस वक्त जो है विभाग पूरी तरह से पहले मेल के जरिए या ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तमाम जानकारियां विभाग को दे देता था, जिससे अपने अपने इलाकों में तमाम जानकारियां दे दी जाती। लेकिन इस बार जिस तरह से बिजली गई है, किसी की इसकी जानकारी नहीं थी, यही वजह कि लोग काफी बिल्कुल हद तक जो परेशान है। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट को भी योगी सरकार की मंशा पर शक है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोर्ट की तरफ से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हाथरस के केस में जिस तरह की सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से पुलिस का रवैया पीड़िता परिवार के साथ रहा है, इस रवैये पे, उनके इस व्यवहार पे जनता को सरकार की मंशा पे तो शंका है ही, कोर्ट को भी सरकार की मंशा पे शंका है कि रात के अंधेरे में उसने बच्ची का अंतिम संस्कार बिना मां बाप के परमिशन के कर दिया। आज कोर्ट ने भी सरकार को तलब किया है और पूरा विश्वास है कोर्ट से पीड़िता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। योगी सरकार अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सरकार पीड़ित परिवार के साथ भेदभाव कर रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार अपनी विफलताओं को बार बार छिपाने की प्रयास कर रही है। जहां हाथरस के परिवार के लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सरकार का संज्ञान न लेना, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करना और साथ ही साथ अपने सुरक्षा के प्रति भयक्रांत रहना और जिस तरह लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कवायद सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, न्याय के अलावा उनके विश्वास को और उनके साथ लगातार अन्याय करने का, जो भेदभाव करने का प्रयास इस ट्रेन में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली से चलकर रक्सौल जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस का है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग ट्रेन के बोगी में ऊपर की सीट पर बैठा हुआ है। इस बीच आए दो युवक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते हुए फर्श पर गिरा देते हैं। फर्श पर गिरने के बाद भी युवक बुजुर्ग को पीटते रहे। ट्रेन की बोगी में मौजूद लोगों में से कुछ ने घटना का विरोध करते हुए मना किया। इसके बावजूद बदमाशों ने बुजुर्ग की पिटाई जारी रखी। बता दें कि जिले के बभुनान रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है।
लंबे समय से चले आ रहे संशय पर विराम लगाते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। बता दें कि रविवार देर शाम मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने जारी आदेश किए हैं। हालांकि पंडाल के पास मेले, झूले और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। इसके लिए शर्तों के साथ में गाइडलाइन जारी की है। बंगाल के प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चटर्जी जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनकी स्थिति चिंताजनक है। डॉक्टरों को उन्हें गैर कोविड जटिलताओं से निजात दिलाने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। बता दें कि ये जटिलताएं जिनकी सेहत को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। अस्पताल की एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि चटर्जी को कोलकाता के बेदिस किले व्यू क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। चटर्जी को प्लाज्मा थेरेपी की दूसरी खुराक भी दी गई है, जिसकी देखरेख प्रमुख सरकारी डॉक्टरों ने की। अभी उन्हें रेमडेसिविर, स्टेरॉयड, एंटीकोआगुलेंट और ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा रही है। हिमाचल के स्कूलों में 100% शिक्षक और गैर शिक्षक लौट आएंगे। दरअसल हिमाचल सरकार ने स्कूलों में नई व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूल आने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपल को विद्यार्थियों की संख्या और कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाकर 17 अक्टूबर तक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजना है। 15 से 17 अक्टूबर तक अभिभावकों के साथ संवाद करने के लिए EPTM होगी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अब स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। यूपी के जालौन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीपावली त्योहार को लेकर गाय के गोबर से दिए और गणेश लक्ष्मी की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं, जिनकी बाजार में अभी से काफी डिमांड है। समूह की महिलाएं इससे न सिर्फ अपनी आमदनी कर रही हैं, बल्कि दर्जनों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दे रही हैं। समूह ने इससे जुड़ी महिलाओं का ये कहना है कि समूह से जुड़कर उन्होंने कई स्वदेशी आइटम तैयार किए हैं। इस बार वो गोबर से निर्मित दीपक और प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं। साथ ही वे अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। यहाँ गोबर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। दीपावली का टाइम आ रहा है तो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ और दीपक वगैरह बनाए जाते हैं। हम लोग उनका काम करते हैं। समूह के जरिए रोजगार मिला है आपको? जी हाँ, समूह के जरिए हमें रोजगार मिला है, जो हम अपना घर का। देश भर के अलग अलग हिस्सों में दीपावली की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से महिलाएं स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं गोबर से दिए बना रही हैं, जिससे उनको रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही लोगों में जागरूकता आएगी स्वदेशी सामान को उपयोग करने में। यूपी के जालौन में महिलाएं स्वदेशी दीपक बना रही हैं। दीपावली की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, जिनकी डिमांड भी अभी से लगातार हो रही है और इससे कई महिलाओं को भी रोजगार मिला है, जिसके चलते महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मुरादाबाद के मूडा पांडे ब्लॉक ग्राम पंचायत मिलक बुजपुर आशा से ग्राम प्रधान प्रत्याशी हाजी जमील सैफी जुड़ चुके हैं। सर, चुनाव बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सर आपका। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गांव के बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो इस बार जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी मैम, मुद्दे सबसे पहले हमारे रहेंगे गांव में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाए। जी, जिस तरीके से लगातार बहुत सारे जो है ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सबसे ज्यादा बात की जाती है क्षेत्र में योजनाओं की। योजनाओं को लेकर सही बात यह है कि गांव में जो विधवा पेंशन चालू की गई थी, उसको लेकर ये बात सामने है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बहुत लोग परेशानी में हैं। विधवाएं बेचारी लाइन लगाती हैं, बैंकों में जाती है और उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं। जी, इस चीज को भी हम देखेंगे और बहुत गहराई से देखेंगे। जी, तो क्या आपने इससे पहले भी क्या अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, क्या उनसे अपील की है कि जो भी गांव में परेशानी है, विधवा पेंशन की बात हो या फिर क्षेत्र में जो भी शिक्षा की बात हो, उसको लेकर कोई काम हो? जी, हम लगातार संपर्क में रहते हैं लोगों से, लगातार संपर्क में रहते हैं, बताते रहते हैं, कहते रहते हैं अधिकारियों से, जी, बात होती रहती है और काम भी करते हैं। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार की बात हो या फिर यूपी सरकार की बात हो, बहुत सारी योजनाएं इस बीच में लागू की गई हैं। पिछले कई सालों से काफी सारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, तो क्या उन सभी योजनाओं का लाभ आपके ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है? जी हाँ, कोशिश तो हम यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन यह है कि कुछ लापरवाही कर देते हैं लोग। जो मौजूदा ग्राम प्रधान होते हैं वो कुछ लापरवाही कर देते हैं, लेकिन हम लोग जितनी भी कोशिश होती है, जितना भी हमसे होता है हम करते हैं।
जी, जिस तरीके बिल्कुल सबसे ज्यादा बात की जाती है सर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, ऐसा माना जाता है कि अभी भी शिक्षा का जो वहां पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा वीक है। बहुत सारी अभी भी छात्राएं ऐसी हैं जो कि नहीं जा पाती हैं स्कूल, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं। अब आगे आप उनके लिए क्या काम करने वाले हैं? जी, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि लड़कियों को ज्यादातर स्कूल भेजें और शिक्षा पाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात अभी जो प्रचलन में है उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेप और हत्याएं की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, अपने क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देश में ये रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घातक है। इससे बहुत परेशानी होती है देश के लोगों को, देश की महिलाओं को। इस पे सरकार कोई ना कोई अच्छा एक्शन ले, बढ़िया एक्शन ले और इसमें जो है कोई ऐसा कानून बनाए जो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं। जी सर, कानून तो पहले से काफी बने हुए हैं, बहुत सारे कानून हैं जो बने हुए हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल, तो अब किस तरीके से आप चाहते हैं कि काम होना चाहिए? जी हम ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो और ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। जी बिल्कुल, आपकी घटनाओं से देश की महिलाओं को बहुत दुख पहुंचता है, देश को बहुत दुख पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बात और है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये सारी शिकायतें आती हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, परिवार में ही उनको प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो वहां की स्थानीय पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उनके खिलाफ क्या काम करेंगे? जी हम बिल्कुल उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। तो अब तक सर आपने कभी सिचुएशन आया है कि आपने महिलाओं की मदद की हो? जी हाँ, आते रहते हैं ऐसे काम। बिल्कुल, तो अभी जी सर, इसी के साथ में हमारी जो भी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, एएनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ में खबर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में एडमिशन अनाज मंडी के बाहर खरीद की समस्याओं को लेकर पिछले समय से किसान लगातार जाम लगा रहे हैं। इसी समस्या से नायाब तरीके से निपटते हुए अब मंडी में दाखिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रशासन, कच्चा आड़ती एसोसिएशन, सेलर मिल एसोसिएशन और खरीद एजेंसियों के बीच हुई बैठक के बाद संयुक्त रूप से लिया गया है। इसके लिए लगभग 2000 प्रवेश पत्र छपवाए गए हैं, जिनमें से 500 के करीब जारी किए जा चुके हैं। अब एडिशनल अनाज मंडी में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिनको ये प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। जैसे आपका डीएफएससी है, एफसीआई है, वेयर हाउस है, फड है, सभी एजेंसियों के सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, डीएमईओ साहब, एएफएसओ साहब, सभी डिपार्टमेंट के जो परचेज एजेंसी है वो सारी आई हुई थी। और उनके बीच में एसडीएम महोदय ने कहा था कि भाई ऐसे सिस्टम बार बार जाम लगना अच्छी बात नहीं है, आप इनकी कोई पहचान बताओ, इनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाओ, चाहे वो लेबर का आदमी है, चाहे वो मुनीम है, चाहे मालिक है, चाहे कोई भी आदमी है, बगैर कार्ड के अंदर ना जा सके, ताकि किसान का माल बेचने में कोई। उत्तराखंड के रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक होटल में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एग्जीक्यूटिव सोसाइटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने कहा कि स्कूल खोले जाने के लिए सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। स्कूल हर स्थिति के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि स्कूल में अगर एक भी बच्चा आएगा तो उसके लिए क्लास लगाई जाएगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में स्कूल संचालक और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। तो मुद्दा यही है, जैसे कि आपको सभी को अवगत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कूलों खोलने के लिए कहा गया है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार स्कूल खुलेगा। और आपको पता है कि बच्चे अभी तक पूरे पिछले 6-7 महीने से घर पर ही रह करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। स्कूल उसको विधिवत पूर्वक करा रहे थे। स्कूल के सभी टीचर उसमें पूरा सहयोग दे रहे थे। अब जैसे कि सभी चीज़ें खोल दी गई हैं, इंडिया में कोई भी चीज़ अब लॉक नहीं, सब अनलॉक हो गई है। अनलॉक 5 के अंतर्गत हमारे स्कूलों को, जिम को, सिनेमा हाउस को, सभी को खुला गया है। इसी के अंतर्गत 15 अक्टूबर से जो सेंटर ने स्टेट को आदेशित किया है कि 15 अक्टूबर तक
सभी स्कूलों को खोलने का अपने। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।